अब आ जाएगी? अब आ रही है क्या आवाज? क्या भाई, मेरी आवाज तो है लेकिन आ क्यों नहीं? चलो आ गई है। ओके ठीक है। ओके करें स्टार्ट? चलिए देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हमने बात किया था कॉन्सेप्ट ऑफ क्लेस के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप रेजिड्यू कवर्ड बाय द सोइल सरफेस या सोइल सरफेस कवर्ड बाय द क्रॉप रेजिड्यू। कॉन्सेप्ट ऑफ क्लेस को मेनली 3 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन हो गया हमारा कन्वेक्शनल मेथड या ट्रेडिशनल मेथड, जिसके अंतर्गत 15% से ज्यादा पार्ट सोइल सरफेस का किसके द्वारा कवर किया जाता है? क्रॉप रेजिड्यू के द्वारा। सेकंड की अगर हम बात करें तो रिड्यूस क्लेस कहा जाता है, मोर देन 15% लेकिन लेस देन 30% ऑफ सोइल सरफेस कवर्ड बाय द क्रॉप रेजिड्यू। फिर थर्ड वन हमारा आता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ क्लेज या जिसे हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन क्लेज बोलते हैं। ये एक क्या है? प्रिंसिपल है जो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि सोइल सरफेस का कितना परसेंट? मोर देन 30% सोइल सरफेस कवर्ड बाय द क्रॉप रेजिड्यू। उसे हम क्या बोलते हैं? मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज बोलते हैं या फिर कंजर्वेशन टिलेज कहा जाता है। ये एक प्रिंसिपल है, प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, इस चीज का याद रखना है। और इसके अंतर्गत हमने दो चीजों के बारे में बात किया था, एक आपका मिनिमम टिलेज होता है और एक जीरो टिलेज होता है। मिनिमम टिलेज की हम बात करते हैं, मिनिमम टिलेज। देखिए, मिनिमम टिलेज की अगर हम बात करें तो ये भी एक प्रिंसिपल पर वर्क करता है, क्योंकि एक किसका एक सब टाइप है? कंजर्वेशन टिलेज का। इसमें क्या कहा जाता है कि कितना परसेंट पार्ट? मोर देन 30% पार्ट किसका? सोइल सरफेस का। किसके द्वारा कवर्ड होना चाहिए? कवर्ड बाय क्रॉप रेजिड्यू। ये चीज क्लियर हुई? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हमने ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टिलेज के बारे में बात की थी या कन्वेक्शनल मेथड ऑफ टिलेज के बारे में बात किया था, तो उसके अंतर्गत नंबर ऑफ प्लोविंग्स की अगर हम बात करते हैं, हैवी सोइल के अंदर हम 3 to 5 ऑपरेशन करते थे, जबकि सैंडी सोइल जो होती थी, लाइट सोइल जो होती थी, उसके अंदर हम 1 to 3 ऑपरेशन करते थे। तो नंबर ऑफ प्लोविंग की हम बात कर ले, 3 से 5 प्लोविंग हम किया करते थे। फिर सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन हमें करना होता था, सोविंग हमें करना होता था, इंटरकल्चरल ऑपरेशन हमें करने होते थे। तो हम कह सकते हैं कि कन्वेक्शनल मेथड में या ट्रेडिशनल मेथड में नंबर ऑफ टिलेज ऑपरेशन क्या होते थे? ज्यादा लगते थे। लेकिन 1974 में, कब? 1974 में कहां पर? यूएसए में। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। हुआ क्या? यहां पर ऑयल की प्राइसेस क्या हो गई? ऑयल की प्राइसेस राइज हो गई, यानी हाई हो गई। जब ऑयल की प्राइसेस ज्यादा हुई तो जाहिर सी बात है टिलेज ऑपरेशन के नंबर ज्यादा है। नंबर ऑफ टिलेज ऑपरेशन ज्यादा होंगे तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी क्या हो रहा था? ज्यादा हो रहा था। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ज्यादा हो रहा था तो फार्मर को नेट प्रॉफिट जो है वो क्या हो रहा था? कम हो रहा था। तो उन्होंने ऐसे टिलेज मतलब जो कन्वेक्शनल मेथड के अंदर जो टिलेज ऑपरेशन वो फॉलो कर रहे थे, उनमें से ऐसे टिलेज ऑपरेशन को अवॉइड किया जो ज्यादा बेनिफिट नहीं देते हैं, और कुछ टिलेज ऑपरेशन जिनको कंबाइन कर सकते थे, जैसे कि सीड कम फर्टी ड्रिल, यानी सीड के साथ ही वो फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन कर सकते थे। तो ऐसे टिलेज ऑपरेशन को उन्होंने कंबाइन किया जो कि ज्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। तो मिनिमम टिलेज की अगर हम बात करें तो वर्ड मिनिमम से क्या होगा कि हमें नंबर ऑफ टिलेज ऑपरेशन को क्या करना है? कम से कम यूज करना है। ठीक है, तो इसके अंदर दो चीजें उन्होंने फॉलो की। फर्स्ट वन, अवॉइड दी such tillage operation those are much benefit। ठीक है, अवॉइड बोल सकते हो या मिनिमाइज बोल सकते हो। और सेकंड चीज इन्होंने क्या किया? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टिलेज ऑपरेशन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, सीड कम फर्टी ड्रिल, यानी क्या करेगा? सीड की सोविंग के साथ साथ किसका एप्लीकेशन करेगा? फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन भी करेगा। ये चीज क्लियर हुआ? यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम मिनिमम टिलेज की बात करते हैं तो मिनिमम टिलेज के अंदर प्राइमरी टिलेज तो पूरे फील्ड के अंदर फॉलो किया जाता है, लेकिन सेकेंडरी टिलेज केवल कहां किया जाता है? क्रॉप जोन के अंदर। मान लीजिए हमारा फील्ड है, तो इस फील्ड के अंदर
प्राइमरी टिलेज एंटायर फील्ड में, लेकिन सेकेंडरी टिलेज की अगर हम बात करें, सेकेंडरी टिलेज की अगर हम बात करें तो केवल क्रॉप रो जोन में। ये चीज क्लियर हुआ क्या? प्राइमरी टिलेज तो कंप्लीटली हम क्या करेंगे, पूरे एंटायर फील्ड में करेंगे। जैसे मान लीजिए हार्ड लेयर इस फील्ड के अंदर है तो उसको पूरे फील्ड की हार्ड लेयर को ब्रेक कर देंगे। लेकिन सेकेंडरी टिलेज यानी लाइटर और फाइनर ऑपरेशन हम कहां पर फॉलो करेंगे, जहां पर हमारी क्रॉप रो जोन होगा। क्लियर हुआ क्या? ये चीज समझ में। और सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन करने के लिए यहां कुछ इंप्लीमेंट्स का यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं RWP। ठीक है, RWP में आर का मतलब हो जाएगा रो जोन प्लांटिंग, रो जोन प्लांटिंग। सेकंड वन हो जाएगा W से व्हील ट्रैक प्लांटिंग, और थर्ड नंबर का जो P है उससे हो जाएगा प्लो प्लांटर। देखो, रो जोन प्लांटिंग का मतलब क्या है कि हमें केवल प्लांटिंग कहां पर करनी है, रो जोन में करनी है। क्लियर हुआ? सेकंड है व्हील ट्रैक प्लांटिंग, यानी हमें ऐसा इंप्लीमेंट यूज करना है जिसके साथ में क्या हो, व्हील्स हो। तो जैसे ही वो रो जोन में चलेगा तो यहाँ पर लाइटर फाइनर ऑपरेशन भी करेगा और साथ के साथ में क्या करेगा, प्लांटिंग भी करेगा। थर्ड वन है आपका प्लो प्लांटर, ऐसा हमें इंप्लीमेंट का यूज करना है जो प्लोविंग भी करेगा, साथ के साथ क्या करेगा, आपकी प्लांटिंग भी करेगा। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है, मिनिमम टिलेज। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि मिनिमम टिलेज जो है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, आपका ट्रेडिशनल मेथड है, कन्वेंशनल मेथड है, रिड्यूस मेथड है, या फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज है। तो क्या है आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या जाएगा, कंजर्वेशन टिलेज। किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि सोइल सरफेस का मोर देन 30% पार्ट जो है किसके द्वारा कवर्ड हो, क्रॉप रेजिड्यू के द्वारा। मिनिमम वर्ड आ रहा है तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ टिलेज ऑपरेशन को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। क्लियर हुआ? 1974 में यूएसए के अंदर ऑयल की प्राइसेस ज्यादा होने की वजह से टिलेज ऑपरेशन ज्यादा करते थे लोग, तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ा, और उस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को कम करने के लिए वहां के फार्मर्स ने ऐसे टिलेज ऑपरेशन को अवॉइड किया जो ज्यादा बेनिफिट नहीं देते थे, और ऐसे टिलेज ऑपरेशन को कॉम्बिनेशन किया जिनका वो कर सकते थे। तो उससे क्या हुआ, उनका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम हुआ क्योंकि नंबर ऑफ टिलेज ऑपरेशन क्या हुए, मिनिमाइज हुए। क्वेश्चन पूछा जाए कि मिनिमम टिलेज का ओरिजिन कौन से कंट्री में हुआ है, तो यूएसए के अंदर। कब हुआ है, 1974। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मिनिमम टिलेज जो टर्म है वो किस साइंटिस्ट ने दिया है, मिनिमम टिलेज, देखो वो उसको करेक्ट करते हैं, वो फॉल्कनर नहीं है। मिनिमम टिलेज जो टर्म है, टर्म टर्म दिया था 1975 में, गार्बर करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया था। किन्होंने दिया था, गार्बर करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया था। तो यहां तक आपका क्लियर हुआ क्या, मिनिमम टिलेज तक? ऑनलाइन जो बच्चे देख रहे हैं समझ में आया क्या? सुमित, कपिल, प्रियंका, फ्लो मैंने फुली लिखाया था, फॉल्कनर ने, उसको हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार आप हेडिंग डालिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज। ठीक है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज एक हेडिंग डालिएगा, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज। जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनको समझ में आ रहा है क्या? चलिए, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज के आगे लिख लीजिए, नोन एज अ कंजर्वेशन टिलेज, नोन एज अ कंजर्वेशन टिलेज। known as a conservation tillage। इधर लिख लेना, टर्म गिवन बाई गार्बर। सॉरी, पहले इसके पहले ये प्रिंसिपल लिख लो आप, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज नोन एज अ कंजर्वेशन टिलेज। प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, मोर देन 30% ऑफ सॉइल सरफेस कवर्ड बाय द क्रॉप रेजिड्यू। ठीक है, यहां तक लिखने के बाद फर्स्ट लिखना मिनिमम टिलेज। ठीक है, मिनिमम टिलेज में लिखना फर्स्ट इज कि टर्म गिवन बाय द गार्बर इन 1975।
in 1975. Term given by the Garber in 1975. यहां पर जो आपने लिखा है 74, इसमें लिख लेना ओरिजन। फिर पॉइंट करके लिख लो मोर देन 30% सोइल सरफेस कवर्ड बाय द क्रॉप रेजिड्यू। ओरिजन 1974 इन यूएसए। फादर फॉल्कनर कहा जाता है, लेकिन कुछ बुक्स के अंदर ये मेंशन नहीं है। ठीक है, तो अभी हम फॉल्कनर को यहां पर नहीं लिखेंगे, एक बार कंफर्म करेंगे उसके बाद में लिखेंगे। ठीक है, ओरिजन में लिख लेना ओरिजन इन 1974 एट यूएसए। किस वजह से आया? क्योंकि ऑयल प्राइसेस क्या हुई थी? राइज हुई थी। ये चीज क्लियर है? फिर इसके अंदर दो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। अवॉइड दी सच टिलेज ऑपरेशन, दोज आर नॉट गेट मच बेनिफिट। हमें ऐसे टिलेज ऑपरेशन को अवॉइड करना है या उनको हटाना है जो कि ज्यादा बेनिफिट नहीं देते हैं। और सेकंड पॉइंट इसमें लिखना है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टिलेज ऑपरेशन। जिन टिलेज ऑपरेशन का हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं उनको हमें कंबाइन करके करना है, जैसे कि सीड कम फर्टी ड्रिल। सीड कम फर्टी ड्रिल, सीड कम फर्टी ड्रिल। सीड ड्रिल का इन्वेंशन जेंत्रो टूल ने एक बुक लिखी थी हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, जिसके अंतर्गत उन्होंने दो इंप्लीमेंट को मेंशन किया था, एक तो हॉर्स ड्रोन कल्टीवेटर और एक सीड ड्रिल। ठीक है, और सीड ड्रिल के अंदर नंबर ऑफ टाइम्स कितने होते हैं, कौन बताएगा? सीड ड्रिल के अंदर नंबर ऑफ टाइम्स कितने होते हैं? 3 to 6। कल्टीवेटर के अंदर नंबर ऑफ टाइम्स कितने होते हैं? 7 to 13। क्या बात दोस्त, क्या समझ में नहीं आ रहा है? 7 से 13 जो है कल्टीवेटर में, 3 से 6 जो है सीड ड्रिल में। लिख लिया क्या ये? कौन सा? चलिए, इसके बाद में लिखना स्टार डाल के प्राइमरी टिलेज। ये चीज समझ में आ रही है क्या? या फिर इसको लैंग्वेज में लिखेंगे तो एक ही बात है, शॉर्ट में लिख लो आप प्राइमरी टिलेज एंटायर फील्ड में, सेकेंडरी टिलेज ओनली इन क्रॉप रो जोन, ओनली इन क्रॉप रो जोन। ओनली इन क्रॉप रो जोन। लिखा है यहां तक? ये वाली लाइन सेकेंडरी टिलेज ओनली इन क्रॉप रो जोन। इसके बाद में लिखना है स्टार डाल के प्लांटिंग मेथड। प्लांटिंग मेथड, और प्लांटिंग मेथड में ये तीनों आएंगे RW T। प्लांटिंग मेथड RW T। रोजोन प्लांटिंग, व्हील ट्रैक प्लांटिंग और प्लो प्लांटर। बेसिन लिस्टर का मेनली जो है फरो फॉर्मेशन, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के अंदर फरो फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है, जो कि हमारे वाटर इरोजन को कम करता है और वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस के रूप में काम आता है। बाद में लिखाएंगे दोस्त, एक बार ये पूरा हो जाए उसके बाद जितने भी पॉइंट्स आपके बाकी रहे हैं उनको सबको कवर करेंगे।
ठीक है, एक बार ये लिखिए आप प्लांटिंग मेथड में RWP, रोजोन प्लांटिंग, व्हील ट्रैक प्लांटिंग, फ्लो प्लांटर। लिखा यहां तक? चलिए, इसके बाद में सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है हमारे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज में? जीरो टिलेज। नाम सुना है सबने? चलिए, सेकंड जीरो टिलेज। जीरो टिलेज को और किस नाम से जाना जाता है? नोन एज नो टिल, या फिर इसे कहा जाता है नो टिलेज। ठीक है, ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि मोर देन 50% टू 100% soil surface covered by crop residue। अभी हाल ही 2023 के अंतर्गत जीरो टिलेज से क्वेश्चन पूछा गया था हॉर्टिकल्चर वाले पेपर में। ठीक है, जीरो टिलेज इट इज द इंटेंसिव और एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मिनिमम टिलेज। इसको ऐसा क्यों बोला, उसका रीजन अभी हम देखेंगे। बिकॉज एक बार आप समझो, उसके बाद में हम लिखेंगे। देखो, मिनिमम टिलेज के अंदर मैंने आपको बताया अभी कि फील्ड के अंदर हम प्राइमरी टिलेज तो पूरे फील्ड में करते हैं, ठीक है, लेकिन सेकेंडरी टिलेज हम कहां पर करते थे? केवल क्रॉप रो जोन के अंदर करते थे। अभी हमने क्या लिखा? इट इज द इंटेंसिव और एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मिनिमम टिलेज। ये मिनिमम टिलेज की भी क्या है? एक्सट्रीम फॉर्म है, इंटेंसिव फॉर्म है। इसको ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि यहां पर जो फील्ड है उस फील्ड में प्राइमरी जो टिलेज होता है, प्राइमरी टिलेज को कंप्लीटली अवॉइड किया जाता है। ठीक है, और जबकि सेकेंडरी टिलेज ओनली कहां पर किया जाता है? ओनली इन क्रॉप रो जोन। क्लियर हुआ क्या? देखो, प्राइमरी टिलेज को तो कंप्लीटली अवॉइड किया जा रहा है, जबकि मिनिमम टिलेज के अंदर प्राइमरी टिलेज पूरे फील्ड के अंदर की जाती थी। तो इस वजह से जीरो टिलेज को क्या कहा जाता है? इंटेंसिव या एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मिनिमम टिलेज कहा जाता है। सेकेंडरी टिलेज ओनली इन क्रॉप रो जोन के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, इस जीरो टिलेज के अंदर जो है 4 प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है, जिसे हम बोलते हैं टिल प्लांटिंग। क्या कहा जाता है? टिल प्लांटिंग। टिल प्लांटिंग में क्या होता है? सबसे पहले एक बार हम लिखते हैं फिर समझते हैं। क्लीनिंग ऑफ सॉइल सरफेस, सेकंड डिगिंग, थर्ड inserting the seed, covering of soil। ठीक, देखो सर सुमित शर्मा सर, फर्स्ट सी स्लाइड है। मतलब देखो, जीरो टिलेज के अंदर हम पढ़ रहे हैं, और जीरो टिलेज के अंदर अब तक हमने बात किया है कि जो जीरो टिलेज है उसे हम नो टिल या नो टिलेज कहा जाता है, जो कि इसका मेन प्रिंसिपल क्या है कि सोइल सरफेस का कितना परसेंट पार्ट, मोर देन 50% से 100% पार्ट किसके द्वारा कवर्ड होना चाहिए? क्रॉप रेजिड्यू के द्वारा। इट इज द इंटेंसिव और एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मिनिमम टिलेज है। क्यों है? क्योंकि मिनिमम टिलेज के अंदर तो हम प्राइमरी टिलेज को पूरे फील्ड में करते थे, लेकिन जीरो टिलेज के अंतर्गत हम प्राइमरी टिलेज को क्या कर रहे हैं? कंप्लीटली अवॉइड कर रहे हैं, जबकि सेकेंडरी टिलेज क्या है? एज इट इज है। यहां तक क्लियर हुआ? अब सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन के साथ साथ यहां पर एक चीज फॉलो की जाती है जिसे हम बोलते हैं टिल प्लांटिंग। टिल प्लांटिंग के अंदर 4 चीजें, जैसे मान लीजिए कि हमने प्राइमरी टिलेज नहीं किया है, तो प्राइमरी टिलेज नहीं करेंगे तो हमारी सोइल कैसे रहेगी? हार्ड रहेगी, और यहां पर क्या रहेंगे? रेजिड्यू रहेंगे, स्टेबल्स रहेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि जो ये रेजिड्यूज होते हैं उनको क्लीन करेंगे, जहां पर हमें क्या करना है? सोविंग करना है। क्लीन करने के बाद हम यहां पर क्या करेंगे? डिगिंग करने के बाद करेंगे, इंसर्ट करेंगे, और सीड इंसर्ट करने के बाद इस सरफेस को क्या कर देंगे? वापस कवर कर देंगे। तो इस प्रैक्टिस को हम क्या बोलते हैं?
टिल प्लांटिंग कहा जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि टिल प्लांटिंग इज रिलेटेड टू मिनिमम टिलेज, जीरो टिलेज या और भी कोई रिड्यूस टिलेज या फिर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टिलेज। तो किसमें जाएगा ये आपका जीरो टिलेज। क्लियर हुआ क्या? टिल प्लांटिंग के अंदर कितनी स्टेप्स होती है? 4 स्टेप्स होती है। कौन कौन से? क्लीनिंग ऑफ सॉइल सरफेस, डिगिंग, इंसर्टिंग द सीड और कवरिंग ऑफ द सॉइल। यहां तक समझ में आया क्या? क्या? डिगिंग, डिगिंग का मतलब होता है खोदना। पहले सरफेस है, जैसे मान लीजिए प्राइमरी टिलेज नहीं कर रहे हैं तो वीड की या और भी क्रॉप रेजिड्यू यहाँ रहेगा तो उसको हम क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद में जो डिगिंग की जाएगी और डिगिंग करने के बाद में सीड को इंसर्ट किया जाएगा। इंसर्ट करने के बाद कवरिंग ऑफ द सोइल किया जाएगा। इसके लिए जो इंप्लीमेंट्स यूज किए जाते हैं वो बहुत फेमस इंप्लीमेंट है जो आपको याद रखना है। इंप्लीमेंट यानी इन चारों ऑपरेशन को केवल एक इंप्लीमेंट एक बार में कर देता है। सीडर का या रोटेट का, ठीक है। इन दोनों चार करते हैं तो आती है कि मिनिमम टिलेज एग्जिस्ट था, कब थोड़ा जीरो करो 90 वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? अब आ रही, अब आ रही है क्या वॉइस? वॉइस क्लियर है क्या? रोहित वर्मा, किशन सर, चलिए देर आए दुरुस्त आए, है ना। चलो कोई आ गए। चलिए देखो, जीरो टिलेज की अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करें तो एक फेमस क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है पीछे, जीरो टिलेज टर्म किसने दिया? तो अगर टर्म की बात की जाए तो एक साइंटिस्ट है जिनके नाम है जेंथ्रो टुल, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इस कॉन्सेप्ट को 1950 में किसने स्टार्ट किया था? तो स्टार्ट किया था जीबी ट्रिपलेट ने, ठीक है। इस वजह से जीबी ट्रिपलेट को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जीरो टिलेज कहा जाता है, ठीक है। यदि मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर मेनली जीरो टिलेज कहां पर फॉलो किया जाता है? इंडिया में अगर हम बात करें, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में मेनली जीरो टिलेज जो आपका नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, मेनली आपके पंजाब और हरियाणा में। पंजाब और हरियाणा में भी मेनली कौन से क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर? क्रॉपिंग सिस्टम किसमें? राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम में। क्वेश्चन यहां पर ये पूछा जाता है कि राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम में ही हम जीरो टिलेज को क्यों फॉलो करते हैं, या जीरो टिलेज जो है वो राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम में ही क्यों अपनाया जाता है? इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि यदि हम राइस की बात करें तो मेनली राइस की सोविंग या राइस की प्लांटिंग जो है हम जुलाई में कर देते हैं। कौन सी क्रॉप है ये? मेनली खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप है तो जुलाई में हम इसकी जब सोविंग कर देते हैं और हार्वेस्टिंग जब हम अक्टूबर नवंबर में करते हैं, लेट नवंबर तक चला जाता है, क्योंकि
पंजाब हरियाणा की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर ट्रांसप्लांटिंग राइस की खेती होती है, ठीक है। तो पडलिंग तैयार करोगे, पडलिंग के बाद में जो है आप फिर प्लांटिंग करोगे, प्लांटिंग करते करते हार्वेस्टिंग तक जो है लेट नवंबर तक चला जाता है। अब आपको पता होगा कि जब हम पडलिंग करते हैं तो पडलिंग करने की वजह से हमारी सोइल की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है, खराब हो जाती है। तो फील्ड प्रिपरेशन करने में लगभग हमें 10 से 15 दिन का समय लग जाता है। तो मान लीजिए लेट नवंबर में अगर आपने 30 नवंबर तक राइस की हार्वेस्टिंग किया है और 10 से 15 दिन आप प्राइमरी टिलेज करोगे, फिर सेकेंडरी टिलेज करोगे, फिर पाटा लगाओगे, फिर लेआउट ऑफ सीड बेड तैयार करोगे, फिर जाके आप वीट की सोविंग करोगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको 15 दिसंबर तक का समय लग जाएगा। जब 15 दिसंबर को हम सोविंग कर रहे हैं तो अभी वर्तमान में क्या हो रहा है कि मार्च और अप्रैल के महीने में हीट वेव्स आती है, हीट वेव्स आती है। तो मान लीजिए हमने 15 दिसंबर को वीट की सोविंग कर दिया, वीट की सोविंग करने के बाद सबसे बड़ी समस्या आती है उसके जर्मिनेशन को लेकर। अगर आपने लेट वेराइटी लगाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने अर्ली वेराइटी ग्रो किया है तो उसके जर्मिनेशन में दिक्कत आएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आपने 15 दिसंबर को सोविंग किया है तो जाहिर सी बात है मार्च लास्ट में या अप्रैल फर्स्ट वीक तक आपका वीट जाएगा। मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट वीक तक अगर वीट जाएगा तो जाहिर सी बात है उस टाइम पे आती है हीट वेव्स। हीट वेव्स आने की वजह से क्या होता है कि जो आपका सीड है वो सीड हीट की वजह से उसके अंदर बनने वाला कार्बोहाइड्रेट जो है क्या हो जाएगा, सोल्यूबलाइज हो जाएगा। जब सोल्यूबलाइज हो जाएगा तो दाने की जो स्ट्रेंथ है, दाने के अंदर जो चमक है या उसका भराव जो है वो क्या रहेगा, कम रहेगा, और होने वाली ईल्ड फार्मर के लिए क्या होती है, कम होती है। तो साइंटिस्टों ने मेनली इंडिया के अंदर आपका जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, मेनली पंजाब और हरियाणा के अंदर जहां पर राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है, उसके अंदर किसको अपनाया है, जीरो टिलेज को। और मैंने कहा कि जीरो टिलेज के अंदर प्राइमरी टिलेज तो कंप्लीटली क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है, और सेकेंडरी टिलेज कहां पर किया जाता है, केवल क्रॉप रोजन के अंदर किया जाता है। और सेकेंडरी टिलेज के साथ साथ ही एक इंप्लीमेंट ऐसा आता है जो कि 4 ऑपरेशन को एक साथ कर देता है, जिसका नाम क्या है आपका, हैप्पी सीडर। हैप्पी सीडर क्या करता है कि राइस की हार्वेस्टिंग होने के बाद, जैसे ही हार्वेस्टिंग हुआ है उसके बाद फील्ड में लेके जाएंगे तो सोइल को क्लीन भी करेगा, सरफेस को क्लीन करेगा, डिगिंग करेगा, सीड की इंसर्टिंग करेगा और कवरिंग कर देगा। मतलब आपको न तो पडलिंग के द्वारा जो डिस्ट्रॉय हुई हमारी सोइल स्ट्रक्चर थी उसको सही करने की आवश्यकता है, पहली चीज। नहीं आपको पूरे फील्ड के अंदर प्राइमरी टिलेज करने की आवश्यकता है, आप एक इंप्लीमेंट के माध्यम से चारों ऑपरेशन कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है यहां पर आपका क्या बचा, आपका टाइम बचा। टाइम सेविंग हुआ, किसके लिए हुआ, वीट की सोविंग के लिए। तो जो हमें एडवांटेज मिलेगा वो कौन सी क्रॉप के लिए मिलेगा, राइस के लिए मिलेगा या वीट के लिए, वीट के लिए मिलेगा। ये क्वेश्चन जो है पीजी के अंदर या डबल के अंदर पूछा गया है, या तो 2018 वाली वैकेंसी में या अभी जो मई में एग्जाम हुआ था उसमें, कि राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर जिसमें हम जीरो टिलेज फॉलो करते हैं उसमें बेनिफिट किसमें होता है, वीट की सोविंग में, राइस की सोविंग में, या राइस की हार्वेस्टिंग में, या किसमें, तो किसमें होता है, वीट की सोविंग में। कितने दिन का एडवांटेज होता है, याद रखना 8 to 10 डेज का। 8 to 10 डेज का एडवांटेज क्यों लिखा हमने, क्योंकि यदि अगर मान लीजिए कि राइस की हार्वेस्टिंग के बाद अगर हम जीरो टिलेज को फॉलो नहीं करेंगे तो प्राइमरी टिलेज हमें करना पड़ेगा, फिर सेकेंडरी टिलेज करना पड़ेगा, फिर लेआउट तैयार करना पड़ेगा, फिर सीड की सोविंग करना पड़ेगा। तो लगभग 10 से 15 दिन हमारे किसमें खर्च हो जाएंगे, फील्ड को प्रिपेयर करने में। और फील्ड को प्रिपेयर करने में अगर हमारे 10-15 दिन चले गए तो वीट की सोविंग लेट होगी, वीट की सोविंग लेट होगी तो उसकी हार्वेस्टिंग भी लेट टाइम पर करनी पड़ेगी, और हार्वेस्टिंग लेट टाइम पे करेंगे तो जो हीट वेव्स आती है वो हमारे सीड को क्या कर देगी, ग्रेन फॉर्मेशन को अफेक्ट कर देगी, जिससे कि फार्मर की ईल्ड जो है वो क्या होगी, कम होगी। और फार्मर की ईल्ड अगर कम होगी तो जाहिर सी बात है उसकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। क्लियर हुआ क्या। इस वजह से ये कॉन्सेप्ट जो है मेनली कहां पर फॉलो किया जाता है, इंडिया के कौन से स्टेट में, पंजाब हरियाणा में। कौन से क्रॉपिंग सिस्टम में, राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम में, ठीक है। इसके अंदर जो इंप्लीमेंट यूज किया जाता है उसका नाम क्या है, हैप्पी सीडर। हैप्पी सीडर जो है एक साथ कितने ऑपरेशन करता है, 4 ऑपरेशन। कौन कौन सा, सबसे पहले क्लीन दी सॉइल सरफेस, डिगिंग, इंसर्टिंग दी सीड, और फिर कवरिंग दी सॉइल सरफेस। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम में हम जीरो टिलेज को फॉलो कर रहे हैं तो बेनिफिट किस में होगा, वीट की सोविंग में होगा या राइस की सोविंग में होगा, किसके लिए एडवांटेज है, वीट की सोविंग के लिए। यहां तक क्लियर हुआ क्या, इसको अपन थ्योरी में लिख लेंगे। दूसरी चीज, जीरो टिलेज करने से हमने फायदे की तो बात कर ली, क्या इससे कुछ नुकसान भी होता है क्या, जीरो टिलेज करने से नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, पहली चीज कि यदि मान लीजिए हम फील्ड में प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन नहीं करेंगे, प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन नहीं करेंगे तो हमारी सोइल की स्ट्रक्चर कैसी रहेगी, हार्ड रहेगी। और एक वीड होता है, आपने वीड को जब क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल या ऑन द बेसिस ऑफ ऑन्टोजेनी, वीड क्लासिफाइड ऑन 3 ग्रुप्स,
ठीक है, मेनली एनुअल, बाइनेनियल और पेरेनियल। एनुअल वीड क्या होते हैं? दोज वीड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन 1 सीजन और 1 ईयर, उसे हम क्या बोलते हैं? एनुअल वीड। या तो एक सीजन में या एक वर्ष के अंदर ऐसे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एनुअल वीड। बाइनेनियल वीड क्या होते हैं? दोज वीड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 ईयर। फर्स्ट ईयर में वेजिटेटिव ग्रोथ करेंगे, सेकंड ईयर में क्या करेंगे? वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करेंगे। वेजिटेटिव ग्रोथ को हम बोलते हैं रेजिस्टिंग स्टेज, जबकि रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को हम बोलते हैं बोल्टिंग स्टेज। क्लियर हुआ? इसके अंदर हम आगे पढ़ेंगे। एक होते हैं पेरेनियल वीड, ऐसे वीड जो कि अपनी लाइफ साइकिल को मोर देन 2 ईयर के अंदर कंप्लीट करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? पेरेनियल वीड। अब देखो, राइस जो है वो एक सीजन की क्रॉप है या 2 सीजन की क्रॉप है? एक सीजन की क्रॉप है। भाई ऐसे खरपतवार जो यहां पर एनुअल होंगे वो तो नष्ट हो जाएंगे, भाई राइस के साथ ही अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन ऐसे वीड प्लांट जो कि किस नेचर के होते हैं? पेरेनियल नेचर के होते हैं। जब हमने प्राइमरी टिलेज नहीं किया और सेकेंडरी टिलेज जहां पर हमें ग्रो करना है वहां पर ही हम फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ इन्फेस्टेशन किसका ज्यादा होगा? पेरेनियल वीड का। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि जीरो टिलेज के अंदर कौन से वीड का इन्फेस्टेशन ज्यादा होता है? एनुअल वीड का, बाइनेनियल वीड का या पेरेनियल वीड का? तो कौन से वीड का ज्यादा इन्फेस्टेशन होता है? पेरेनियल वीड का इन्फेस्टेशन क्या होता है? इन्फेस्टेशन इज मोर। क्लियर हुआ? सेकंड प्रॉब्लम क्या आती है इसके अंदर कि मान लीजिए जैसे हम प्राइमरी टिलेज नहीं करेंगे, सेकेंडरी टिलेज के साथ मतलब टिल ऑपरेशन चारों एक साथ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सीड का जर्मिनेशन है वो भी क्या होता है? अफेक्ट होता है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जीरो टिलेज के अंदर कितना % सीड जर्मिनेशन जो है वो कम होता है? तो नॉर्मल के कंपेरिजन में 20%। कितना? 20% सीड जर्मिनेशन अकेयर लेस कंपेयर टू नॉर्मल टिलेज। यहां तक समझ में आया क्या? ये चीज क्लियर है? अब तक की इस क्लास के अंदर हमने जब जीरो टिलेज स्टार्ट किया तो उसमें कहा कि जीरो टिलेज जो है, टर्म जो है किसने दिया है? जेंथ्रो टूल ने। टर्म किसने दिया है? जेंथ्रो टूल ने। कॉन्सेप्ट किसने दिया है या फादर किसे कहा जाता है? जेवी ट्रिपलेट को कहा जाता है। कब? 1950 में। क्लियर हुआ? जीरो टिलेज जो है वो मिनिमम टिलेज की एक्सट्रीम या इंटेंसिव फॉर्म है। क्यों है? क्योंकि मिनिमम टिलेज के अंदर तो हम प्राइमरी टिलेज पूरे फील्ड में करते थे, लेकिन जीरो टिलेज के अंदर प्राइमरी टिलेज को अवॉइड किया जाता है। सेकेंडरी टिलेज केवल क्रॉप प्रोजोन के अंतर्गत किया जाता है। इसमें भी हैप्पी सीडर इंप्लीमेंट यूज किया जाता है जो 4 ऑपरेशन को एक साथ करता है। 4 ऑपरेशन में सबसे पहले हम सॉइल सरफेस को क्लीन करते हैं, डिगिंग करते हैं, सीड को इंसर्ट करते हैं, फिर कवर करते हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद मैंने कहा कि जीरो टिलेज मेनली इंडिया के नॉर्थ वेस्ट स्टेट, जैसे कि अगर मैं बात करूं पंजाब हरियाणा के अंदर फॉलो किया जाता है। कौन से क्रॉपिंग सिस्टम में? राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम में। एडवांटेज क्या है कि वीट की सोविंग हम अर्ली कर सकते हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद मैंने कहा डिसएडवांटेज क्या है कि पेरेनियल वीड का इन्फेस्टेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। जर्मिनेशन किसका कम होगा? सीड का जर्मिनेशन कम होगा। कितना %? 20%। तो हम क्या कर सकते हैं? इसके उपाय क्या है? उपाय ये भाई 20% सीड जर्मिनेशन अगर कम हो रहा है तो हम क्या करेंगे? सीड रेट जो है ज्यादा लेंगे। कितना %? 25% मोर कंपेयर टू नॉर्मल रिकमेंडेड सीड रेट। नॉर्मल रिकमेंडेड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वीट की सीड रेट जो है वो जीरो टिलेज के अंतर्गत कितनी होगी या कितना केजी पर हेक्टेयर होगा? जनरली हम बोलते हैं कि 100 केजी सीड इज सफिशिएंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ व्हीट क्रॉप इन 1 हेक्टेयर एरिया। तो 100 का 25% कितना होता है? 25। इसका मतलब यह हो गया कि जीरो टिलेज के अंदर व्हीट की अगर हम सोविंग करना चाहते हैं तो हमें कितने केजी सीड की आवश्यकता होगी? 125 केजी पर हेक्टेयर। यहां तक क्लियर हुआ क्या? सेकेंड, हमने फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या बोला था कि यहां पर किसका इन्फेस्टेशन ज्यादा होता है? पेरेनियल वीड का इन्फेस्टेशन ज्यादा होता है। तो पेरेनियल वीड का इन्फेस्टेशन ज्यादा है और यदि हम फील्ड में पेरेनियल वीड को रख देंगे तो क्या करेगा? क्रॉप के साथ कंपीट करेगा ग्रोथ फैक्टर्स के लिए, और साथ ही साथ उस क्रॉप की यील्ड को क्या करेगा? मिनिमाइज करेगा, रिड्यूस करेगा। तो हमें आवश्यकता ये है कि इन पेरेनियल वीड का भी क्या करना है? खात्मा करना है। ठीक है? तो पेरेनियल वीड को रिमूव करने के लिए हम 3 हर्बिसाइड का यूज करते हैं। ठीक है? जिन्हें हम बोलते हैं नो टिल हर्बिसाइड। नो टिल हर्बिसाइड या इन्हें कहा जाता है
बैकबोन ऑफ जीरो टिलेज। ठीक है, आपने जीडीपी का नाम सुना है क्या इकोनॉमिक्स में? क्या फुल फॉर्म होती है जीडीपी की? क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है इकोनॉमिक्स में? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और आपने इकोनॉमिक्स में सर ने बताया होगा कि इकोनॉमिक्स दो तरीके का होता है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच होता है और एक मॉडर्न अप्रोच होता है। ट्रेडिशनल के अंदर क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं, कंजप्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और एक्सचेंज करते हैं, यही होता है। मॉडर्न के अंदर रैंगरफिश करके एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने माइक्रो और मैक्रो में डिवाइड किया। तो किस के अंदर जो है जीडीपी का स्टडी किया जाता है, माइक्रो के अंदर या मैक्रो के अंदर? मैक्रो के अंदर। चलो, वो तो थी इकोनॉमिक्स की बात। अब हम कर रहे हैं एग्रोनॉमी की बात। जीरो टिलेज हर्बिसाइड के रूप में जो है जीडीपी को जाना जाता है। किसको? जीडीपी। जीडीपी का अगर हम जी की बात करें तो जी का मतलब ग्लाइफोसेट, जिसका मार्केट में अगर हम ट्रेड नेम की बात करें तो किसके नाम से आता है? राउंड अप के नाम से आता है। किसके नाम से आता है? राउंड अप के नाम से। इसका स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो ये क्या है? नॉन सेलेक्टिव ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड है। नॉन सेलेक्टिव ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड का मतलब क्या हुआ कि फील्ड के अंदर चाहे आपकी क्रॉप हो या वीड हो, उनको क्या करेगा? किल कर देगा। सेकंड चीज है ट्रांसलोकेटेड। ट्रांसलोकेटेड का मतलब क्या है कि जैसे आपने लीव्स में इसका एप्लीकेशन किया है तो ये कहां जाएगा? रूट्स वाले पार्ट में आ जाएगा। क्लियर है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन इज अ नॉन सेलेक्टिव ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड? नाम क्या है उसका? ग्लाइफोसेट। केमिकल नेम है ग्लाइफोसेट, लेकिन मार्केट में जिस नाम से आता है उसको क्या बोलते हैं? राउंड अप। उसके बाद में डी से क्या हो जाएगा? डाइक्वाट। और पी से क्या हो जाएगा आपका? पैराक्वाट। आप लोग अभी किसकी तैयारी कर रहे हो? पैराक्वाट की तैयारी कर रहे हो। आप लोग यहां पर किसकी तैयारी कर रहे हो? पीजी की तैयारी कर रहे हो। अगर पीजी कंप्लीट हो जाती है, पीजी अगर कंप्लीट हो जाती है तो आप आगे क्या करोगे? पीएचडी करोगे। पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी तो क्या लगेगा नाम के आगे? डॉक्टर लगेगा। तो अभी किसकी तैयारी कर रहे हो आप? पीजी की। तो पीजी, ठीक है। जी, जी यानी ग्रामोक्सोन। ठीक है। तो पैराक्वाट का केमिकल नेम क्या है आपका? पैराक्वाट ही है, लेकिन मार्केट में किस नाम से आता है? ग्रामोक्सोन के नाम से आता है। डाइक्वाट, जब आप पीजी कंप्लीट कर लोगे तो क्या लगाओगे नाम के आगे? डॉक्टर लगाओगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? रेगलोन। तो डाइक्वाट मार्केट में किस नाम से आता है? रेगलोन के नाम से आता है। और ये दोनों हर्बिसाइड जो हैं वो नॉन सेलेक्टिव हैं। कौन से हैं? नॉन सेलेक्टिव, लेकिन किस नेचर के हैं? कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड। नॉन सेलेक्टिव कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड है। कौन? डाइक्वाट और पैराक्वाट। जो हमारी डीपी होती है वो केवल किसको दिखाई देती है? जो हमारे कॉन्टेक्ट में होते हैं। ठीक है। फंक्शन वैसे तो एवरीवन का भी होता है, लेकिन हम किसको दिखाते हैं? जो हमारे कॉन्टेक्ट में होते हैं। तो याद रखना है डीपी हमेशा किसको दिखाई देती है? जो कॉन्टेक्ट में होते हैं। ठीक है। अब सब वो दिखाते हैं जिनको सबको दिखाना होता है। ठीक है। चलो, समझ में आया क्या? इन हर्बिसाइड को हम क्या बोलते हैं? इन हर्बिसाइड को हम क्या बोलते हैं? बैकबोन ऑफ जीरो टिलेज या नो टिल हर्बिसाइड कहा जाता है। कौन कौन से हैं हमारे? ग्लाइफोसेट, डाइक्वाट और पैराक्वाट। ठीक है। ग्लाइफोसेट क्या हमारा? नॉन सेलेक्टिव ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड है। मार्केट में किस नाम से आता है? राउंड अप। डाइक्वाट जो है किस नाम से आता है? रेगलोन। पैराक्वाट किस नाम से आता है? ग्रामोक्सोन। ये दोनों किस नेचर के हैं? नॉन सेलेक्टिव कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड। चलिए स्टार्ट कीजिए। जीरो टिलेज लिखना। थोड़ा ज्यादा लंबा तो नहीं हो गया? अभी एक बार लिखो इसको, फिर आगे चलते हैं, वरना तुम भूल जाओगे पहला वाला। एक सेकंड ना। चलो अब स्लाइड वाला खेलेंगे ना। चलो हेडिंग डालिए आप तो, जीरो टिलेज। स्लाइड वाला रखेंगे। लिखो आप जीरो टिलेज में, नो वन एज अ नो टिलेज। जीरो टिलेज में लिखो नो वन एज अ नो टिलेज। लिख लिया? आगे लिखना मोर देन 30% टू
sorry, more than 50% to more than 50% to आगे आ गया भाई, चलो लिखो टर्म, अभी तो और भी है शायद, ये बार स्लाइड वाला खेलेंगे ना। हैं? अरे वो चलो 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 लिखो, स्टार्ट करो। जीरो टिलेज, जीरो टिलेज नोन एज अ नो टिल और नो टिलेज। ठीक है, पहली लाइन लिखना। आप कौन क्वेश्चन पूछ रहा था? हाँ, उसका कॉन्सेप्ट अभी पढ़ेंगे, एक बार इसको आप लिखो, उसके बाद में 4 पॉइंट और इसमें उनको मैं लिखाऊंगा। एक बार लिखो, नोन एज अ नो टिल और नो टिलेज। देखो नाइट्रोजन डिमांड इसलिए बढ़ती है, इसका पीछे रीजन क्या है कि फील्ड के अंदर स्टेबल्स है, मोर देन 50% टू 100% पार्ट ऑफ द सॉइल कवर्ड बाय द क्रॉप रेजिड्यू। जब क्रॉप रेजिड्यू ज्यादा है तो हमारे किसके रेजिड्यू हैं? वो हमारे राइस के रेजिड्यू। और राइस का सीएन रेशियो क्या होता है? वाइड सीएन रेशियो होता है। जब वाइड सीएन रेशियो है तो उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी, अभी मैं बताऊंगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होके जाएगा आज। ठीक है, ये लिखिए जीरो टिलेज में नोन एज अ नो टिल और नो टिलेज। ठीक है, सेकंड लाइन लिखना, मोर देन 50% टू 100% सॉइल सरफेस कवर्ड बाय क्रॉप रेजिड्यू। लिखा, मोर देन 50% टू 100% सॉइल सरफेस कवर्ड बाय क्रॉप रेजिड्यू। इट इज इंटेंसिव और एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मिनिमम टिलेज। थर्ड पॉइंट, इट इज इंटेंसिव और एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मिनिमम टिलेज। लिखा, फिर रीजन लिख लेना कि प्राइमरी टिलेज कंप्लीटली अवॉइडेड, प्राइमरी टिलेज कंप्लीटली अवॉइडेड, प्राइमरी टिलेज कंप्लीटली अवॉइडेड, प्राइमरी टिलेज कंप्लीटली अवॉइडेड, और सेकेंडरी टिलेज फॉलोवेड इन ओनली क्रॉप रो जोन। ठीक है, प्राइमरी टिलेज कंप्लीटली अवॉइडेड, सेकेंड लाइन में लिख लेना सेकेंडरी टिलेज ओनली इन क्रॉप रो जोन। प्राइमरी टिलेज कंप्लीटली अवॉइडेड और सेकेंडरी टिलेज फॉलोवेड ओनली इन क्रॉप रो जोन। लिखा यहां तक? फिर उसके बाद में लिखना टिल प्लांटिंग, टिल प्लांटिंग, प्लानिंग लिखा हुआ है, प्लानिंग लिखा हुआ है क्या? प्लांटिंग कर लो इसको। टिल प्लांटिंग, ठीक है, टिल प्लांटिंग फर्स्ट है क्लीनिंग ऑफ सॉइल सरफेस, फिर डिगिंग, इंसर्टिंग द सीड और कवरिंग ऑफ सॉइल सरफेस। देखो इंसर्टिंग द सीड, इंसर्टिंग द सीड, और फोर्थ लिखना कवरिंग ऑफ सॉइल। इस इंप्लीमेंट का नाम थोड़ा चेंज कर लेना, रोटेरी डिस्क ड्रिल। और एक और होता है आपका डबल डिस्क ड्रिल।
देखो हैप्पी सीडर के साथ दो इंप्लीमेंट्स और हैं, रोटरी डिस्क ड्रिल और डबल डिस्क ड्रिल। ठीक है, रोटरी डिस्क ड्रिल और डबल डिस्क ड्रिल। क्या क्या बोलते हैं? सुपर सीड्रिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक साथ 4 काम कर रहा है, इस वजह से क्या कहा जाता है? सुपर सीड्रिल भी कहा जाता है। क्या पिक्चर अभी दिखाएंगे, एक बार अपन लिख लेते हैं, उसके बाद में हैप्पी सीडर की पिक्चर देखेंगे। लिखो जीरो टिलेज टर्म गिवन बाय जेंथ्रो टूल। क्या हुआ रे? अरे वो लच्छों, लिखो जीरो टिलेज टर्म गिवन बाय जेंथ्रो टूल। फिर सेकंड लिख लेना, कॉन्सेप्ट गिवन बाय जीबी ट्रिपलेट इन 1950। फर्स्ट लिखना जीरो टिलेज टर्म गिवन बाय जेंथ्रो टूल, सेकंड लिखना कॉन्सेप्ट गिवन बाय जीबी ट्रिपलेट इन 1950। क्या हुआ? ऊपर कर रहे हैं, रुको। ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ रहा है क्या? चलो, इसके बाद में लिखना 3-4 लाइनें लिखो। मोस्टली फॉलोवेड इन पंजाब एंड हरियाणा। मोस्टली फॉलोवेड इन पंजाब एंड हरियाणा। मोस्टली फॉलोवेड इन पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, सेकंड लिखो इसी में स्टार डाल के, क्रॉपिंग सिस्टम राइस वीट। क्रॉपिंग सिस्टम राइस वीट। क्रॉपिंग सिस्टम राइस वीट लिखा। इसके बाद में एक स्टार लाइन लिखना, जीरो टिलेज एडवांटेज इन वीट सोविंग, इन टाइमली वीट सोविंग। ऐसे लिखो, जीरो टिलेज एडवांटेज इन टाइमली वीट सोविंग। जीरो टिलेज एडवांटेज इन टाइमली वीट सोविंग। समझ में आया वीट सोविंग टाइमली कैसे हो रही है? उसके बाद में लिखना डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में लिख लो फर्स्ट वन, पेरेनियल वीड इन्फेस्टेशन इज मोर। आराम से पेरेनियल वीड इन्फेस्टेशन इज मोर। पेरेनियल वीड इन्फेस्टेशन इज मोर, फर्स्ट डिसएडवांटेज। सेकंड लिखना 20% सीड जर्मिनेशन, 20% सीड जर्मिनेशन occur less compared to normal tillage। 20% सीड जर्मिनेशन occur less compared to normal tillage। ठीक है, या इसमें आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो कि लेस देन 20% सीड जर्मिनेशन occur। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलिए इसके बाद में स्टार लिखो नीचे, 25% more seed rate required। 25% more seed rate required। 25% more seed rate required। तो वीट का एग्जांपल लिख लेना, वीट 125 kg पर हेक्टेयर, 125 kg पर हेक्टेयर, 125 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, इसके बाद में लिखना नीचे स्टार डाल के, नो टिल हर्बिसाइड या बैकबोन ऑफ जीरो टिलेज।
नो टिल हर्बिसाइड या बैकबोन ऑफ जीरो टिलेज, ठीक है, नो टिल हर्बिसाइड और बैकबोन ऑफ जीरो टिलेज, ठीक है। ग्लाइफोसेट, डाइक्वाट और पेराक्वाट ये तीनों केमिकल नेम हैं, जबकि राउंडअप, रैगलोन और ग्रामोक्सोन जो है वो आपके ट्रेड नेम है जिसके माध्यम से इन्हें बाजार में बेचा जाता है। तो ग्लाइफोसेट का क्या है? राउंडअप, डाइक्वाट का क्या है? रैगलोन, और पेराक्वाट का क्या है? ग्रामोक्सोन, ठीक है। ग्लाइफोसेट जो है आपका नॉन सिलेक्टिव ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड है, जबकि डीपी, डाइक्वाट एंड पेराक्वाट नॉन सिलेक्टिव कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड है। क्या आज का क्वेश्चन? आज का क्वेश्चन भी अभी बताऊंगा, एक बार आप लिखो। इसके बाद क्लास भी अपनी है, ठीक है, 1 घंटे की और क्लास, 5-10 मिनट का गैप दे देंगे। इसके बाद में एक अपन क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट वाला पार्ट भी कवर कर लेंगे, हैं? आज बॉस नहीं आया। हाँ। इकोनॉमिक्स की 6 से 7 हो सकती है, 7 से 8 हो सकती है। क्या दिखाएंगे? लिखा क्या ये? एक बार बातें नहीं रहे। हाँ, क्या? और किसका? टोबैको का, फिंगर मिलेट का। इसका जो है फ्लैट सीड बेड यूज किया जाता है इनमें। क्या? देखो, फिंगर मिलेट और क्या बताया आपने? टोबैको, ठीक है। टोबैको को हम 2 तरीके से कल्टीवेशन कर सकते हैं। इसका ट्रांसप्लांटिंग मेथड से मेनली कल्टीवेशन किया जाता है, ठीक है। फिंगर मिलेट जिसे हम रागी बोलते हैं, इल्यूसिना कार्कोना कहा जाता है, इसका आप फ्लैट सीड बेड भी तैयार कर सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां पर, क्योंकि फिंगर मिलेट का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये ड्रोट कंडीशन के साथ साथ जहां पर वाटर लोगेट कंडीशन होती है, दोनों में इक्वली इसको आप ग्रो कर सकते हो, ये जो कि इसका सबसे मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो फिंगर मिलेट अगर मान लीजिए जहां ज्यादा बारिश हो रही है तो वहां पर आप रिज एंड फरो बना के कर सकते हो, या ब्रॉड बेड फरो बनाकर आप वहां कर सकते हो, ठीक है। तो इस माध्यम से आप इसका कल्टीवेशन कर सकते हैं। पैराक्वाट के नीचे क्या लिखा हुआ है सर? देखो, डाइक्वाट और पैराक्वाट की मैं बात करता हूं तो डाइक्वाट का ट्रेड नेम जो है वो रैगलोन है, पैराक्वाट का जो ट्रेड नेम है वो ग्रामोक्सोन है। डाइक्वाट और पैराक्वाट दोनों ही जो है नॉन सिलेक्टिव कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड है, ठीक है। यहां तक समझ में आया क्या? क्लियर है? अब कुछ पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं, ब्रेक 10 मिनट बाद लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि मान लीजिए 1 हेक्टेयर के अंदर, किसमें? 1 हेक्टेयर में आपको टिलेज ऑपरेशन करना है। कितने हेक्टेयर में? 1 हेक्टेयर में क्या करना है? टिलेज ऑपरेशन करना है। तो ट्रैक्टर को कितना किलोमीटर चलाना पड़ेगा? एक जनरली याद रखना है, 40 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 40 किलोमीटर। क्लियर हुआ? 1 हेक्टेयर के अंदर टिलेज ऑपरेशन करने में हमें ट्रैक्टर कितना चलाना पड़ता है? 40 किलोमीटर। पहली चीज याद रखना। दूसरी चीज ये याद रखना है कि जो जीरो टिलेज है, उस जीरो टिलेज के अंदर फरो को ओपन करने के लिए, किसके लिए? फरो को ओपन करने के लिए जिस इंप्लीमेंट को हम यूज करेंगे तो उसकी जो टाइन्स है, उन टाइन्स का शेप कैसा होना चाहिए? तो शेप होना चाहिए आपका इन्वर्टेड टी शेप। इन्वर्टेड टी शेप, इसका मतलब किस तरीके से होगा? इस तरीके से होगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि मान लीजिए हम जीरो टिलेज के अंदर प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन कंप्लीटली क्या कर रहे हैं? अवॉइड कर रहे हैं। तो इस शेप का होगा तो ये क्या करेगा? हमें प्लोविंग भी करेगा और साथ के साथ उसका सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन भी करेगा। इस वजह से कहा जाता है कि जीरो टिलेज के अंदर फरो ओपनिंग के लिए हम किस शेप का इंप्लीमेंट यूज करते हैं? इन्वर्टेड टी शेप का, जो कि आपकी पीजी 2021 या 22 में पूछा गया है, ठीक है। 2023 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्लीन टिलेज क्या होता है? क्लीन टिलेज क्या होता है?
क्लीन टिलेज की अगर मैं बात करूं तो आपने पोटैटो का कल्टीवेशन देखा होगा। जब हम पोटैटो का कल्टीवेशन करते हैं और सीड की प्लांटिंग करते हैं तो उससे पहले हमारा फील्ड, एंटायर फील्ड जो है वहां पर कोई भी लिविंग मटेरियल नहीं बचता है, उसको हम कंप्लीटली क्या कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। तो हम सोइल को इस तरीके से तैयार करते हैं कि फील्ड पर कोई भी लिविंग मटेरियल नहीं बचे, तो उस टिलेज ऑपरेशन को क्या कहा जाता है, क्लीनिंग, क्लीन टिलेज कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन भी अभी हम लिखेंगे। एक क्वेश्चन जो है और पूछा गया था कि मान लीजिए कौन सा टिलेज इम्प्लीमेंट है बेनिफिशियल होगा किसके लिए, सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन में, सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन में। जैसे आपको ऑप्शन में दिया हो देसी प्लो, एमबी प्लो या आपका चीजल प्लो। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के अंदर सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन में कौन सा इंप्लीमेंट मेनली जो है अदर के कंपैरिजन में बेस्ट होगा, देसी प्लो, एमबी प्लो या चीजल प्लो? कौन सा होगा, एमबी नहीं होगा, इसका राइट आंसर जाएगा आपका चीजल प्लो। क्यों जाएगा चीजल प्लो, क्योंकि चीजल प्लो की जो डेप्थ होती है वो 60 से 70 सेंटीमीटर होती है। अगर कोई हार्ड लेयर है उसको भी क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। जब हार्ड लेयर ब्रेक होगी तो जाहिर सी बात है पर्कुलेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। पर्कुलेशन अगर ज्यादा होगा तो सोइल मॉइस्चर स्टोरेज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप स्टार डाल के लिखना। फर्स्ट पॉइंट लिखना, फर्स्ट पॉइंट में लिखना फॉर 1 हेक्टेयर टिलेज ऑपरेशन, for 1 hectare tillage operation, for 1 hectare tillage operation ट्रैक्टर रन 40 किलोमीटर। आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना हेक्टेयर होता है, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना हेक्टेयर होते हैं। ठीक है, मैं भी लिखाता हूं, पहले ये लिखो यार। फॉर 1 हेक्टेयर टिलेज ऑपरेशन ट्रैक्टर रन 40 किलोमीटर। फर्स्ट पॉइंट लिखना फॉर 1 हेक्टेयर टिलेज ऑपरेशन ट्रैक्टर रन 40 किलोमीटर, लिखा ये। सेकंड पॉइंट लिखना फॉर फरो ओपनिंग इन जीरो टिलेज, फॉर फरो ओपनिंग इन जीरो टिलेज, फॉर फरो ओपनिंग इन जीरो टिलेज, for furrow opening in zero tillage inverted T-shape implement used, inverted T-shape implement used, inverted T-shape implement used। ठीक है, जीरो टिलेज के अंदर फरो ओपनिंग अगर हमें करना है तो उसके लिए जो इंप्लीमेंट यूज करते हैं वो किस शेप का होना चाहिए, टी शेप के, उसका क्या होना चाहिए, टाइम्स होना चाहिए। क्लियर हुआ। इसके बाद में लिखना क्लीन टिलेज, क्लीन टिलेज, क्लीन टिलेज। क्लीन टिलेज में लिखना वर्किंग द सॉइल इन सच अ वे, वर्किंग द सॉइल, या हम बोल सकते हैं क्लीनिंग द सॉइल, क्लीनिंग द सॉइल in such a way that no living plant or residue left over the field। क्लीन टिलेज का मतलब ये होता है कि हमें इस तरीके से टिलेज ऑपरेशन करना है कि फील्ड पर जो है कोई भी लिविंग प्लांट या रेजिड्यू जो है वो बचा नहीं होना चाहिए। हमारा पूरा का पूरा फील्ड कैसा होना चाहिए, एकदम एंटायर फील्ड क्लीन होना चाहिए। तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्लीन टिलेज कहा जाता है, जो कि आपके पीजी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्लीन टिलेज में लिखना है वर्किंग या क्लीनिंग द सॉइल इन सच अ वे दैट नो लिविंग प्लांट और रेजिड्यू लेफ्ट ओवर द फील्ड। दुष्यंत बता रहे 100 हेक्टेयर, वेरी गुड। फिर इसके बाद में नेक्स्ट लाइन में लिखना इन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, इन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर बेस्ट इंप्लीमेंट, बेस्ट इंप्लीमेंट फॉर सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन,
फॉर सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन इज कौन सा है? चीजल फ्लो। ठीक, इन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर बेस्ट इम्प्लीमेंट फॉर सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन इज चीजल फ्लो। ठीक है, ये लिखा क्या यहां तक? इसके बाद आप टिलेज जो है हमारा लगभग यहां पर समाप्त हो चुका है। एक पेज आप इसके बाद छोड़ दीजिएगा। उस पेज में क्या करना है आपको, देखो पीजी की तैयारी आप एक बार कर रहे हो, यानी जनरल एग्रीकल्चर एक बार पढ़ रहे हो, तो आगे डबल एओ की तैयारी करो या एओ की तैयारी करो। एक पेज खाली इसलिए छुड़वा रहा हूं कि आपको इस टिलेज में जो है मात्र 5 से 10 लाइनें जो है हो सकता है अलग मिलेगी, जो कभी एग्जाम क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चन आपके किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे, या मान लीजिए कोई इंपोर्टेंट लाइन अगर आपको मिले तो इस एक खाली पेज में आप लिख लीजिएगा। एक पेज से दूसरा पेज आपके जीवन में जब तक आप पूरा एग्रीकल्चर पढ़ लोगे तब तक भी फिल नहीं होगा। इस टिलेज के अंदर लगभग चीजें हमने कवर किया है, और इस लेवल का कवर किया है कि डबल एओ और पीजी दोनों आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। एक क्लास और ले लेंगे।